कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। दोस्तों, मैं मनोज सिंह वीडियो की तरफ से और आलोक सर के साथ, मैथ के टीचर आलोक सर के साथ, ऑफलाइन क्लास से हट के जो ऑनलाइन क्लास का जो रिव्यू चल रहा है वीडियो का, जो सर लोगों ने पढ़ाया है, आज सेम टू सेम हूबहू वही क्वेश्चन आर्मी जीडी के क्वेश्चन में आ रहा है। दोस्तों, जो भी पढ़ाया गया था ऑफलाइन को, और जो भी पैटर्न था, जो भी लेवल था, आज पूरा का पूरा वाराणसी डिफेंस एकेडमी आर्मी जीडी के नाम पे पूरा का पूरा सेम टू सेम हिट कर रही है। और रोज का पैटर्न, डे बाई डे हम लोग अपना तीनों सिलेबस का पैटर्न जारी कर रहे हैं, और 26 अप्रैल तक आपके साथ बने रहेंगे इस उम्मीद के साथ कि वीडियो का वो एक्सपीरियंस, वो सालों साल से ऑफलाइन क्लास और बच्चों के सामने पढ़ाने वाले एक्सपीरियंस, और साथ में वर्दी का जुनून और वर्दी दिलाने वाली ये वीडियो आज उस प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रही है जिस प्लेटफॉर्म पे दुनिया चल रही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मैं एक बार फिर इन टीचरों की मदद से 19 अप्रैल को जो कल आने वाली जो पेपर हैं, और 20 अप्रैल को, 21 अप्रैल को सारा अपडेट आपको इस तरीके से देते रहेंगे। एक वर्ड नहीं फंस सकता है, लेटर बदल सकता है, लेकिन पैटर्न और चैप्टर नहीं बदल सकता है। सेम टू सेम वही पैटर्न के साथ हिट कर रही है वाराणसी डिफेंस एकेडमी, और आप लोग अपनी जगह बने रहें, धैर्य से बने रहें। वीडियो का ऐप भी आज की डेट में, जिस ऐप के जरिए 31 सेट था, वो भी आज धमाल मचा रखा है पूरे इंडिया के अंदर। ये ऐप जो पढ़ रहे थे, जो ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे थे, और इसलिए हम लोग मार्केट के अंदर इसलिए आए हैं कि हमें कोई ना बोले, हमारे ऑफलाइन के लड़के, जो सैकड़ों लड़के ऑफलाइन इसी टेबल के ऊपर बैठकर काम करते थे, इसी टेबल के ऊपर पढ़ते थे, आज वो संतुष्ट है कि वीडियो उनके साथ रमा एकदम जमकर आई है। पहले भी जमकर, महीनों भर पहले इनको जमकर पढ़ा रही थी, अब इनके एनालिसिस के बाद बीच में फिर से एक बार आ रहे वीडियो, और आलोक सर के साथ में मैं शुरू करवाता हूं। हमारे आलोक सर। धन्यवाद सर। ओके सर। आज का जो पेपर था उस पैटर्न को देखते हुए और हम लोग जो भी पढ़ाए थे, आज आप लोगों को पता चला होगा जो बच्चे पेपर दे के आए हैं उनको हूबहू कहीं भी दिक्कत किसी भी सब्जेक्ट में हमारे यहाँ नहीं हुई है। मैथ में खास करके आप देखे होंगे जो क्वेश्चन डिक्टो पढ़ाए गए सेम पैटर्न पर प्रश्न आ रहे हैं। तीनों शिफ्टों का हाल यही था, और पैटर्न एग्जाम का सेम टू सेम जैसे प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस डिटो में चला है, सेम उसी पैटर्न पे चल रहा है। ना तो लेवल बढ़ाया है, ना तो लेवल कम किया है, सेम लेवल पे पैटर्न चल रहा है। और आप लोगों को बस यही है, धैर्य बना के रखना है, और साथ में जो भी पढ़ाया गया उसका रिवीजन करते रहें, और जो पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन करें। साथ में आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने फोकस करें कॉन्फिडेंस के साथ, और जो हम लोग रिव्यू करा रहे हैं उसका भी ध्यान दीजिए, और उसका भी बेनिफिट आपको पेपर में अवश्य मिलेगा। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं और अपने नए सेशन की तरफ शुरुआत करते हैं। आज एक नया क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन, जो कि आपको एग्जामों में देखने को मिलता है कि ये देखिए एग्जाम का ये क्वेश्चन है, करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 12 प्लस डॉट डॉट डॉट, और आगे अगर यहाँ पे इन्फिनिटिव लगा हो तो उसका भी आप कोई इशू नहीं है, डॉट डॉट लगा के छोड़े या इन्फिनिटिव तक जाए। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? चुटकी भर का सवाल है, मात्र सेकंड भर का, देखते ही आप इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। अगर आ जाए एग्जामों में तो आपको करना है। और इसमें क्या है देखिए, इसका जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ये है कि अगर ये जो करड़ी के अंदर है, करड़ी के अंदर जो भी नंबर हैं, ये 12 12 12 अगर सेम सेम नंबर है, और सेम सेम नंबर है, साथ में प्लस अगर हो, क्या हो? प्लस, तो जो नंबर है उसमें सबसे पहले क्या करना, उस नंबर को आप बाहर निकालें। वहां पे देखें कि ये बाहर आया तो इसका हमें केवल और केवल वो फैक्टर करना है जिसमें डिफरेंस केवल 1 का हो, जिसमें केवल डिफरेंस 1 का हो, यानी इसको हम कह सकते हैं 3 गुणे 4। 3 गुणे 4 कर सकते हैं तो 3 चौक 12 होता है,
ऐसे ही कोई भी नंबर दिया हो उसका हमें फ्रैक्शन करना है, फैक्टर करना है, और डिफरेंस कितने का होना चाहिए? हमेशा 1 का डिफरेंस हो। और अगर 1 का डिफरेंस है, प्लस वाले में जो सबसे बड़ी संख्या आया है फैक्टर का, वही उसका वैल्यू होता है, यानी इसका सॉल्यूशन 4। यानी जब यहाँ पे प्लस हो और सेम नंबर हो और डॉट डॉट इन्फिनिटिव टाइम पे लगा हो, तो उसका सॉल्यूशन आपको करना क्या है कि नंबर का आपको फैक्टर करना है, एक कम और एक ज्यादा का। यानी दोनों के बीच डिफरेंस केवल 1 का हो तो उसको आप फैक्टर करें, 3 चौक 12, तो जो बड़ी संख्या आई गई है वहां पे वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी 4। ऐसे ही अगर कभी आपसे 42 दे दिया जाए, तो 42 का अगर आपको 6 into 7 करेंगे तो 42 है, तो ये जो बड़ा वाला सॉल्यूशन है वह आपका रिजल्ट हो जाएगा। ऐसे है अगर 110 है, तो अगर आपसे कहा जाए 10 गुणे 11 करेंगे, डिफरेंस 1 का होना चाहिए, इन दोनों में डिफरेंस 1 का है, तो ये जो आया ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 11 इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसी के साथ आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। जैसे ये है 42, करड़ी में 42 माइनस करड़ी में 42 माइनस करड़ी में 42 माइनस डॉट डॉट। तो इसमें भी आप तुरंत देखिए 42, आप क्या करें, इसका 42 का सॉल्यूशन करें 6 into 7। एक कम और ज्यादा का डिफरेंस होना चाहिए, ज्यादा का नहीं। आप ज्यादा का नहीं कर सकते हैं। 6 गुणे 7, 7 6 42। तो इसमें माइनस वाले में क्या होगा, माइनस वाले में जो छोटी वैल्यू है ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 6। इसका आंसर क्या होगा 6। यानी जब प्लस होगा तो बड़ा वाला आपका वैल्यू होगा, और अगर माइनस है तो छोटा वाला उसका उत्तर होगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन लेते हैं साथ में। ये है, अगर यहां पे देखिए ना तो प्लस है ना तो माइनस है, ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है कि अगर इनटू है, करड़ी में 7 इंटू करड़ी में 7 इंटू करड़ी में 7 और इंटू डॉट डॉट डॉट, अगर डॉट डॉट लगा है, अगर यहां इनके बीच में क्या है, सेम नंबर है, क्या है, सेम नंबर है, उसमें आपको वहां तो हमें फैक्टर भी करना था, बट यहां पे आपको कुछ ऐसा नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताना है। जो इसके अंदर होगा वही उसका आंसर होगा। यानी इस कंडीशन में आपका आंसर कहां जाएगा, 7 की तरफ। यानी अगर अंडर रूट में आपका 8 अंडर रूट 8 और ये डॉट 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 लगा हो, तो इसका रिजल्ट आप कहेंगे डायरेक्ट आंसर कितना, 8। अगर यहाँ पे अंडर रूट में x अंडर रूट x और डॉट 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 लगा है, इसका आंसर होगा x। यानी इसके अंदर जो भी डाटा होगा वह इसका आंसर हो जाएगा। ओके, करेक्ट आंसर। तो आपका सेकंडो वर्ग में आंसर हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन होगा 7। ऐसे ही आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। करड़ी में 5, करड़ी में 5, करड़ी में 5, करड़ी में 5 और करड़ी में 5। लेकिन पीछे वाले सॉल्यूशन में आप देखिए तो यहाँ डॉट 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 क्या लगा था, डॉट 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 लगा था, यहाँ डॉट 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 लगा था। तो उस कंडीशन में इसका आंसर कितना होता, तो उस कंडीशन में इसका आंसर 5 हो जाता है। कितना होता भैया, 5 होता। लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं, जब है नहीं तो क्या उत्तर ये है, नहीं, 5 इसका आंसर नहीं होगा। अब क्या होगा उसको देखते हैं। अगर डॉट डॉट लगा है तो डायरेक्ट जो इसके अंदर होगा वह उसकी वैल्यू होगा। लेकिन अगर डॉट डॉट नहीं लगा है आगे, तो इसका मान आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक काम करिए कि 2 टू पावर आपको लगाना है। जितनी बार करड़ी के अंदर संख्या लिखी गई हो, 1 2 3 और ये 4 टाइम है, तो 2 का पावर 4 लगाएंगे। 2 का पावर की वैल्यू कितनी होती है, 16। 2 का पावर का वैल्यू कितना, 16। करड़ी के अंदर जितनी बार संख्या लिखी गई है उसको पावर के रूप में उतना ही लगाना है। और 2 पावर 4 हमेशा 2 ही लेना है, कभी दूसरी संख्या नहीं लेनी है। आपको 2 लेना है, 2 के पावर में जितनी बार संख्या लिखी गई उसको लिखेंगे, उसका मान निकालेंगे। निकाल लिया, सही है।
अब देखें यहां से जो संख्या इसके अंदर है उसको बाहर निकालिए, 5 निकालिए। अब यहाँ पे जो 16 आया है 16 लिखें और इससे एक कम, हमेशा एक कम ऊपर लिखा जाएगा यानी 15। तो ये इसका रिजल्ट होगा 5 घाते 15/16, 5 घाते 15/16। तो रिजल्ट हमारा मिलता है बी। क्या मिलता है? बी। अगर करड़ी में कभी ऐसे दिया हो 7, करड़ी में 7, करड़ी में 7, फिर करड़ी में 7 और फिर करड़ी में 7, तो इसका रिजल्ट अगर पूछा जाए, डॉट डॉट नहीं लगा, ध्यान दीजिए। अगर इसका रिजल्ट पूछा जाए तो आप कहेंगे ना कि देखो करड़ी की डॉट डॉट है नहीं, तो करड़ी में कितनी बार संख्या लिखी गई? 1, 2, 3, 4 और 5। तो 2 घाते 5 लिखें। 2 घाते 5 की वैल्यू कितनी होती है? 32। 2 घाते 5 की वैल्यू 32। तो ये बताइए डायरेक्ट आप करेंगे 7 घाते 32 से एक कम 31/32। ये इसका सॉल्यूशन होगा। समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। डॉट डॉट न लगने की कंडीशन में ये कंडीशन है, डॉट डॉट न लगने की कंडीशन में है। अगर डॉट डॉट लग गया तो इसका डायरेक्ट आंसर जो इसके अंदर होगा वो होगा करेक्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, कभी इसकी उम्मीद है, बहुत छोटा सा सवाल, सेकंड भर में आप इसका आंसर दीजिए कि 0.25 और ये बार, ऊपर क्या लगा है भैया? बार लगा है। क्या लगा है? इसे कहते हैं बार। जैसे हम लोगों को सर पे बार है वैसे ही बार, ये बार दूसरा है, ये ब्रैकेट वाला बार। तो ब्रैकेट वाला बार है तो इसकी वैल्यू अगर पूछा जाए होगा क्या, या इसे कहते हैं भिन्नों में बदलें, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर क्या करेंगे? जितनी बार दशमलव के बाद अगर संख्या है और जितनी संख्याओं के ऊपर ये बार लगा हो, क्या लगा हो? बार लगा हो, आप हर के रूप में जितनी संख्या पे बार लगा होगा, यहाँ 2 संख्याओं पे बार है तो आपको 2 बार 9 लिखना पड़ेगा नीचे। ठीक है, कितनी बार? 2 बार 9 0 लिखे, 2 बार 9 लिखेंगे नीचे। इसके अलावा अगर ये पूरी संख्या दोनों संख्याओं पे बार है तो इसको डायरेक्ट आप कहेंगे 25 लिखेंगे। इसको अगर कटने लायक होगा, सिंप्लीफाई करने लायक होगा तो सिंप्लीफाई करेंगे, अदरवाइज हमारा रिजल्ट यही होगा 25/99। तो यहाँ ऑप्शन बी जाता है 25/99। सपोज दैट इसका आंसर कभी अगर होता 0.25 और ये एक नंबर पे केवल बार होता, 0.25 और केवल 5 पे बार है, 2 पे बार नहीं है, तो इसका सोल्यूशन देखने के लिए हमें क्या करना होगा? तो मैंने बोला जितनी संख्याओं पे बार लगा होगा उतना 9 लिखेंगे और जितनी संख्याओं पे बार नहीं लगा होगा उतना हम 9 के बाद 0 लगाएंगे। यहाँ एक संख्या पे बार है तो एक 9 लिखा और एक संख्या पे बार नहीं है तो उतना 0 लिख दिया। ठीक है, आगे अब क्या करेंगे? 25 लिखेंगे और 25 में से जिस संख्या पे बार नहीं है उसको घटा देंगे, तो यहां आ जाएगा 23/90। अगर ये सॉल्यूशन कटने लायक होता तो काट देते, ये कटने लायक नहीं है तो यही इसका फाइनल रिजल्ट होगा। तो इस तरीके से प्रश्नों को आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक ये अलग टाइप का क्वेश्चन है कि इसमें भी करड़ी के प्रश्न हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन इसका कैसे देंगे। इसमें सॉल्यूशन की बात है कि ये नंबर देख रहे हैं सब अलग अलग डाटा के, जब अलग अलग डाटा के हों तो उसका करने का तरीका कुछ अलग है। वो तरीका क्या है वो बताने चल रहे हैं आपको, ध्यान दीजिए। अगर करड़ी के अंदर प्लस हो माइनस हो और ये क्या कहते हैं नंबर अगर अलग अलग हो, नंबर क्या हो अलग अलग हो, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान देना है कि ये पैटर्न कुछ अलग है और इसके लिए हमें यहां से सोचना पड़ेगा पीछे से, यानी यहां से आपको सॉल्यूशन इसका निकालना पड़ेगा। कहां से सॉल्यूशन देखना होगा? पीछे से, यानी 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है। 36 का वर्गमूल 6। तो आप यहां से पीछे से सॉल्व करेंगे
आप सीधे लिखना चाहें तो एक लाइन में बना सकते हैं, नहीं तो सारा पैटर्न लिखते चले। 31 प्लस करड़ी में 19 और 6 का वर्गमूल होगा 36 का, तो 6 19 6 हो जाएगा 25। 19 लिखें प्लस करड़ी में 31 लिखें प्लस 19 6 25 और 25 का वर्गमूल लेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा 5। तो ये 5 हो जाएगा, तो वर्गमूल 5, तो ये इसके अंदर है। अब 31 और 5 फिर जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 19 प्लस 31 5 36। 36 का वर्गमूल 6 होगा और 6 इस 19 में प्लस 6 जोड़ देंगे तो करड़ी में ये आ जाएगा 25 और करड़ी में 25 का वर्गमूल होता है 5। तो इसका रिजल्ट जाएगा फिर बी की तरफ। कहां पे सब है? बी। यानी आपको अगर इस पैटर्न में नंबर अलग अलग हैं तो इस कंडीशन में आपको लास्ट से सॉल्व करना है और आप देखते जाएंगे वो जब भी आप जो नंबर दिया होगा लास्ट में वो किसी ना किसी का या तो घन होगा या तो स्क्वायर रूट होगा। तो स्क्वायर होगा तो उसको स्क्वायर रूट निकाल के जोड़ते जाएं, जब प्लस हो तो जोड़ते जाएं और माइनस हो तो घटाते जाएं, और इस तरीके से आगे बढ़ते हुए हमें भी आगे की तरफ चलना है जिससे कि हमारा लास्ट में सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, इस पैटर्न पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बनाता है तो लोग परेशान होते हैं, परेशान होने की बात नहीं, यहाँ लास्ट से शुरू करना है और ये किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनता जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट कितना आया? 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये फिर आ गया 12 वाला क्वेश्चन, अभी पीछे ही देखे हो। बताइए कितने लोग बता सकते हैं इसका रिजल्ट? ये 0.3 बार, और ये दोनों पे बार नहीं होगा, ये केवल यहां तक ही बार होना है, 0.3 बार तक। तो इतना इसका रिजल्ट चाहिए हमें, किसका? 0.3 बार का रिजल्ट चाहिए। इसका मान क्या होगा? तो आप देखें, हमने बताया कि दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पे बार होगा उस पर उतना 9 लिखना है। तो 3 है, एक संख्या पे बार है तो 1 9 लिख लिया, और 3 है तो 3 लिख लिया। अब इसको काटेंगे तो 3/9 तो देखिए है नहीं कहीं, 3/9 तो है नहीं, तो इसको क्या करेंगे? 3/9 नहीं है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 3 × 9 3, 3 × 9, तो 1/3। इसका रिजल्ट मिलता है सी। तो इसको तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है चक्रवृद्धि ब्याज। आज के पेपर में या तो साधारण ब्याज से या तो चक्रवृद्धि ब्याज से, जहां की देखा गया कि 2 शिफ्टों में चक्रवृद्धि ब्याज से नहीं साधारण ब्याज से ही प्रश्न था। तो आपको ध्यान देखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज दोनों में से एक प्रश्न अनिवार्य रूप से आ रहा है, तो ध्यान दे के जाना है। और बेसिक लेवल पे एकदम छोटे छोटे प्रश्न आ रहे हैं। यहां देखिए 1,60,000 रुपए का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ब्याज पूछ रहा है कि 10% वार्षिक दर से छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो यहां देखिए 1,60,000 रुपए है। कितना है? 1,60,000 रुपए है। इसमें 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही, याद रखिए यहां छमाही दिया है। छमाही के लिए आपको एक काम करना है कि पहले आर को आधा करेंगे, यानी R/2 करेंगे। R/2 का मतलब है कि इसमें 10 का आधा करेंगे 5% और टाइम का दुगुना करेंगे। तो टाइम का क्या करना है? दुगुना करना है। तो T है 2, 2 × 2 = 4, यानी
आपको रेट क्या करना है 5% और टाइम क्या है 4% की दर से प्रश्न करना है। आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज लगाने के लिए फार्मूला है ए बराबर, याद रखिए फार्मूला ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 और पावर T। क्वेश्चन तो ये होता है A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T। लेकिन आपको लोगों को हम सीधा सीधा बता दें कि R और ये इनके चक्कर में ना पड़े, आप डायरेक्ट आंसर इसको बता सकते हैं कि 1,60,000 है, कितना है 1,60,000 गुणे 5% की दर से निकालना है, 10% नहीं क्योंकि छमाही है तो रेट को आधा किया, टाइम को दुगना किया, तो 5% से बढ़ेगा तो 105 बटे 100 और 4 साल है तो इसको 4 बार आपको क्या करना होगा, गुणा करना होगा। क्या करना होगा, गुणा करना होगा, वो भी कितने बार 4 बार। यहां से काट दीजिए, ये कट गया और 21 पच्चे 105, 20 पंचे 100, फिर 21 पच्चे 105, 5 चौक 20, 21 पच्चे 105, 21 पच्चे 105, 5 बीसाम 100, 21 पच्चे 105, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 16 16 से कट जाएगा, बच रहा है केवल आपका 21 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21। इसका मल्टीप्लाई करना है, वैसे मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 21 का या तो क्यूब जानते रहो, नहीं जानते हो तो 21 का स्क्वायर तो जानते ही होगे, तो 21 का स्क्वायर 441 और फिर 441 गुणा मार देंगे तो 441, 4 में 4 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 1764, फिर 1764 जोड़ देना है। ये जो आएगा, ये कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, 1 4 4 8 4 4 8 और देखिए जब वहां 1 आ गया 8 आ गया तो यहां पे कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है 81, 81 कोई ऑप्शन लास्ट में है कि 81 ये है, तो ये ऑप्शन आपका और करने की जरूरत नहीं है। ब्याज जो आएगा यानी लास्ट में 81 रुपए आना चाहिए, तो इस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में नहीं है, सी ऑप्शन में नहीं, डी ऑप्शन में नहीं, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और 1 4 4 8, 6 4 10, 10 4 14, हासिल 1, 7 6 13 1 14, हासिल 1, 7 1 8, 8 1 9 और ये, तो ये 1,94,468, तो जिसमें से 1,94,481 में से 1,60,000 जब घटाएंगे तो ये 1 8 4 4 और ये 3, तो 34,481 जो कि आपका ये करेक्ट है। इस कंपटीशन में ये सारा नहीं निकालना पड़ता, जो थोड़ा सा हिंट मिल गया कि नहीं लास्ट में 81 रुपए आना है तो आप ऑप्शन देखें और तुरंत भाग जाए करके। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एक बार थोड़ा सा मेरा लंबा पड़ गया तो इसको ध्यान दीजिए कि कुछ करना नहीं है कि A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T का फार्मूला लग गए। यहां से ये मिश्र धन है, ये मूल धन है, ये दर है और ये टाइम है, समय, तो आप वैल्यू रखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ब्याज की एक ही दर पर 5,000 रुपए पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपए है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? ब्याज की वार्षिक दर पूछ रहा है कितनी है। तो इस कंडीशन में देखें, ये हो सकता है कि आगे के एग्जामों में आपको देखने को मिल जाए। ब्याज की एक ही दर यानी ब्याज की एक निश्चित दर लिखना चाहिए, यहाँ निश्चित दर होगा, निश्चित दर पर 5,000 रुपए, मूलधन कितना है 5,000, मूलधन कितना भाई 5,000, मूलधन 5,000
और आपको प्रश्न में 2 वर्ष या तो 3 वर्ष यही पूछता है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। 2 वर्ष या 3 वर्ष, अक्सर करके 2 वर्ष का ही पूछा जाता है। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। मूलधन पता है और CI माइनस SI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पता है, कितना भाई? 72 रुपए। कितना? 72 रुपए। और निकालना क्या है? रेट। क्या निकालना है हमें? रेट। पहले तो ये पता होना चाहिए कि दिया क्या क्वेश्चन में है। मूलधन 5000 रुपए, CI और SI का अंतर, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपए, और दर क्या है वही पूछ रहा है। तो इसके लिए बस याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि आपको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा 2 वर्ष के लिए। ये केवल 2 वर्ष के लिए है और ये अक्सर पूछा जाता है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर D बराबर PR² बटे 100, और 2 साल के लिए है तो 2 बार 100 से क्या करें? गुणा। ये है इसका फार्मूला। इसमें केवल और केवल आपको वैल्यू रखना है और सोल्यूशन मिल जाएगा। D अंतर दिया है 72 रुपए, तो 72 रख लिया। P 5000 दिया है, 5000 रख लिया। R नहीं पता भाई, वही तो पता करना है, R² और बटे में 100 गुणे 1 बार 100। 2 साल के लिए होगा तो 2 बार 100 से, और यहाँ पे काट दीजिए 1 0 0 से, ये 0 इससे, 1 0 यहाँ से, 5 का नाम 5, 5 गुना 10। ऊपर तो अब देखिए सारा कट गया, केवल R² बचा है और नीचे 2 बचा है। तो इसका क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 72 गुणे 2 बराबर R²। 72 गुना होता है 144, 144, R² बराबर 144। तो बताइए R का यानी किस 144 का वर्गमूल निकालें, स्क्वायर रूट, तो आएगा कितना? 12। तो R बराबर कितना हो गया? 12%। कितना? 12%। R बराबर कितना भैया? 12%। इनमें D ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे के एग्जामों आपको देखने को मिल सकता है कि 2 वर्ष का। अब इसमें से 3 प्रश्न बन सकते हैं। कभी अंतर पूछेगा तो मूलधन और दर दिया होगा, कभी मूलधन दिया है, अंतर दिया है तो दर पूछा है, कभी आपको अंतर दे देगा, दर दे देगा तो मूलधन पूछेगा। तो 2 वर्ष के लिए आपको भैया याद रखना है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करने के लिए आपको D बराबर PR² बटे 100 गुणे 100। D मतलब अंतर, P मतलब मूलधन, क्या? मूलधन, और दर मतलब रेट, मतलब दर। इसको रख लीजिएगा और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी। कितने वर्षों में? एक धनराशि, कोई धनराशि है चक्रवृद्धि ब्याज पर, ब्याज कौन सा है? साधारण की चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में, कितने वर्ष में? 3 वर्ष में 3 गुनी। तो वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? यानी 3 वर्ष, 3 वर्ष में कितना? 3 वर्ष में 3 गुनी, 3 वर्ष में 3 गुनी। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में 3 गुनी। हाँ ठीक है, तो कितने वर्ष में 9 गुनी होगी? क्या होगी? 9 गुनी होगी, 9 टाइम्स। अब तो गुनी गुना नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे 3n और ये 9n, यानी इतना गुना हो रहा है। तो कह रहा कि वर्ष बताइए, तो आपको जब चक्रवृद्धि ब्याज रहे, CI रहे, तो उस कंडीशन में ये 3 गुना, ये 9 गुना, तो इसको, ये जो 9 है ना, इसको आप इस रूप में बनाएं, यानी 9 को 3 के रूप में बनाएं, तो आप 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, तो 3 त्रिक का 9 होता है, सही है। तो इसको लिखिए 3 का पावर 2, कितनी बार लिखा गया? 2 बार, तो 3 की पावर 2।
इसको 3 वर्ष में 9 गुना, कितना गुना, 3 गुना हो रहा है कोई धन, तो कितने वर्ष में 9 गुना, तो इसके लिए क्या करना है, ये 9 को आपने 3 के रूप में बनाया, तो यानी 9 को हम 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो कितनी बार लिखा हमने, 2 बार, तो इस 2 को आप घात के रूप में लिख लें या डायरेक्ट ऐसे, ये जो पावर आया इसका डायरेक्ट गुणा हम इधर कर लेंगे, तो 3 गुणे 2 बराबर 6 वर्ष। कितने वर्ष, 6 वर्ष में इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है। अगर जैसे सपोज दैट कि इसी सवाल का कुछ दूसरा रूप होता कि 10 वर्ष में कोई धन, 10 वर्ष में कोई धन अपने का होता है 2 गुना, कितना गुना, 2 गुना, तो बताइए कितने वर्षों में यह 8 गुना होगा, कितना गुना, 8 गुना। तो आपको क्या करना है, इस 8 को 2 के रूप में लिखो, किसके, इसके रूप में, तो ये 2 का पावर कितना भैया, 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3, इस 3 का गुणा इधर करेंगे तो 10 गुणे 3 बराबर 30, 10 गुणे 3 बराबर 30 वर्ष में यह 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न को आपको करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेकंड 1 में इसका आंसर चाहिए। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ते हैं, नए क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी कोई राशि 5 वर्ष में, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में, 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो वह राशि 8 गुना होने में कितना समय लेगी। तो जैसा सेम पैटर्न पे वही सवाल है कि 5 वर्ष में कितना भाई, बस इतना लिखना है कि 5 वर्ष में कितना, तो आप कहेंगे 2 गुना, 2 गुना, तो वही राशि है, वही ब्याज है, तो कितने वर्ष में कह रहा कि 8 गुना होगा। तो हमने अभी अभी जस्ट बताया कि इस 8 को इसके रूप में लिखो, तो 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3, यानी इस 3 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 3 गुणे 5 बराबर 15 वर्ष। कितना वर्ष भैया, 15 वर्ष, यानी 5 वर्ष में 2 गुना, तो 8 गुना होने में कितने साल लगेगा, तो आप कहेंगे 15 वर्ष। कितना वर्ष, 15 वर्ष। सही है, अब तो हो जाना चाहिए, तो इसका ऑप्शन जाता है सी की तरफ, 15 वर्ष। ठीक है, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी, तो वह राशि 8 गुना होने में कितना समय लेगी। तो आप 5 वर्ष में 2 गुना, तो कितने वर्ष में 8 गुना, तो इस 8 को इस रूप में लिखें, 2 का पावर 3 और 3 का गुणा आप 5 में करें तो 3 पचे 15 वर्ष में यह 8 गुनी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज, अब मेंसुरेशन पे पहुंच चुके हैं हम लोग। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन अगर मेंसुरेशन सीखना है तो आप लोगों को सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि समबाहु त्रिभुज का मतलब है कि जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण, प्रत्येक अंतःकोण कितने कितने का, 60-60 अंश का। इसके लिए आपको भुजा अगर ए है, ए यानी यहां पे कितना दिया है, ए बराबर 12 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो चाहिए क्या, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज के लिए एरिया करड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, क्या करना है, भुजा का स्क्वायर करना है। तो इसको याद, सूत्र याद रख लिए, कभी फार्मूला ही पूछा जा सकता है। करड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, करड़ी में 3/4 गुणे ए की जगह कितना, 12 का स्क्वायर नहीं जानते तो 12 गुणे 12 2 बार लिख ले, और 4 करना 4, 4 तिया 12, तो 12 तिया 36 करड़ी में 3, ये 36 करड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो 36 करड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर, यानी समबाहु त्रिभुज का, केवल समबाहु त्रिभुज के लिए एरिया निकालने का फार्मूला है करड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, करड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो ये हमारा ऑप्शन जाता है कहां की तरफ, ए की तरफ, 36 करड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसी का परिमाप पूछ लिया होता, परिमाप मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग,
तीनों भुजाओं का योग। और समबाहु त्रिभुज के लिए परिमाप है, वैसे तो डायरेक्ट कह सकते हो भाई 12 ये है, 12 ये है, 12 ये है, तीनों को पकड़ के जोड़ दो तो 12 तियां 36। वैसे परिमाप के लिए समबाहु के 3 गुणे भुजा, तो 3 गुणे भुजा यानी 3 गुणे एक भुजा की लंबाई 12, तो 12 तियां 36 सेंटीमीटर। हमसे केवल एरिया पूछा गया, तो एरिया तो हमारा भाई पहले निकल गया है। अगर यहाँ पे समबाहु त्रिभुज में परिमाप पूछ लिया जाए तो 3 गुणे भुजा यानी 3 गुणे 12 बराबर 36 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन और डालता है कि अगर इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई h बराबर, इसी ऊंचाई को माध्यिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यिका की लंबाई पूछता है, तो माध्यिका h बराबर करड़ी में 3/2 गुणे a, तो करड़ी में 3/2 गुणे a का मतलब 12, तो कट जाएगा 2 छक 12, 6 करड़ी में 3, 6 करड़ी में 3। तो परिमाप निकालने का ये सूत्र, क्षेत्रफल निकालने का ये सूत्र, ऊंचाई निकालने का ये सूत्र, और ऊंचाई को ही कहते हैं माध्यिका। क्या कहते हैं भैया? माध्यिका। तो ये प्रश्न इससे रिलेटेड है, आ सकता है एग्जामों में और आएगा, तो इसलिए इसको ध्यान दें कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 × a, क्षेत्रफल बराबर करड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर a², ऊंचाई बराबर या माध्यिका बराबर h बराबर करड़ी में 3/2 गुणे a। तो ये हमेशा a सब ऊपर रहता है, याद रखिएगा। तो ये याद रखिए, फार्मूला पे रखकर वैल्यू निकालने के लिए आ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में। आगे आइए, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, गोला बड़ा वाला गोला, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो गोला और वृत्त में अंतर है भाई, गोला 3D है और क्या होता है, वृत्त 2D का केस होता है। तो यहां ये R की वैल्यू दिया है कितना? 12 सेंटीमीटर। कितना? नहीं शिट, ये तो दूसरा क्वेश्चन आ गया। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो ये गोला है, इसका ये त्रिज्या है, कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो गोले की पहले चीज तो गोले का वक्र पृष्ठ, जैसे एक गेंद है उस पे अगर एक ऊपर से पॉलीथीन लगाया जाता है तो उसका वक्र पृष्ठ पूरा क्या होता है? कवर होता है। तो वही वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 4πr² होता है। कितना? 4πr²। इसी को संपूर्ण पृष्ठ, यही संपूर्ण पृष्ठ भी होता है। अगर संपूर्ण पृष्ठ गोले का कहा जाए या गोले का वक्र पृष्ठ, तो दोनों सेम होता है, 4πr²। यहाँ पे बस रखना है क्या? 4 रखिए, पाई का मान 22/7 गुणे r का मान कितना? 7 गुणे 7, 2 बार, कभी एक बार नहीं, 7 का स्क्वायर बोला, या तो 49 रखें या तो 7 गुणे 7। यहाँ तो 7 से कट जाएगा, तो गुणा कर देंगे तो 22 चौका 88 गुणे 7, तो 7 8 56, 7 8 56 और 7 8 56 5 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन जाता है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर बी की तरफ। तो यानी गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr², गोले का संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए तो भी 4πr²। अगर यहाँ गोले का आयतन पूछा जाए, क्या बोला जाए? गोले का आयतन, इसके लिए गोले के आयतन के लिए 4/3 πr³। क्या बेटा? 4/3 πr³। ये आपको याद रखना है, 4/3 πr³, क्योंकि आज के पेपर में आपको बेलन का आयतन का फार्मूला नहीं पूछा, डायरेक्ट फार्मूला पूछा।
गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, एक टायर है, टायर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वह 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? कितनी दूरी तय करेगा? बहुत ही आसान प्रश्न है। गोला टायर कैसा होता है? वृत्ताकार। गोला कैसा होगा भाई? वृत्ताकार। गोला कैसा होगा? वृत्ताकार। और जब गोला वृत्ताकार है तो ये गोला जो है एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, ये आपको बताना है कि गोला एक टायर है या पहिया है, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो जो इसकी परिधि होगी ना भाई, उतनी दूरी तय करेगा। कितना? परिधि के बराबर। अब परिधि, त्रिज्या तो 7 है, तो हमें सबसे पहले निकाल लेना है परिधि, गोले की परिधि, यानी वृत्त की परिधि, गोले की नहीं, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होती है फार्मूला 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है। और एक चक्कर में इतनी दूरी यानी 2 पाई आर में यानी 2 गुणे 22/7 गुणे आर, आर का मतलब 7 रख दिया। एक चक्कर में इतनी दूरी, तो कह रहा 50 चक्कर में कितनी दूरी, तो आप इसी में क्या करना है? n से गुणा कर देना है। क्या कर देना है? n से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 50 चक्कर में कुल तय दूरी, तो 50 से गुणा कर दीजिए, इससे चक्करों की संख्या से गुणा कर दें। एक चक्कर में इतनी दूरी तय कर रहा तो 50 चक्कर में, तो 50 से गुणा, 7 से 60 कट जाएगा, 22 पंचे 22 दूना 44, 44 गुणे 50, तो 1 0 0 से 4 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22, 2200 सेंटीमीटर। कितना भैया? 2200 सेंटीमीटर ये दूरी तय करेगी। तो 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी? तो 2200 सेंटीमीटर कहिए, या तो उसी को 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2200 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर? तो आप कहेंगे 100 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 22 मीटर। कितना? 22 मीटर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। यानी जब इस तरीके से प्रश्न करना हो तो सबसे पहले वृत्त की परिधि निकालो, एक चक्कर में कितनी दूरी जाएगा वो बता देगा, और n यानी चक्करों की संख्या से आपस में गुणा कर देंगे तो तय दूरी। कभी पूछता है तय दूरी, कभी दिया रहता है तो इस चक्करों की संख्या पूछता है। तो उस कंडीशन में, चक्करों की कंडीशन में आपको करना क्या है कि चक्करों की संख्या बराबर n बराबर दूरी बटे पहिए की परिधि, या पहिए द्वारा एक चक्कर में चली दूरी। क्या भैया? चली दूरी। बस ये लिखने में बड़ा लंबा है लेकिन है सवाल छोटा। d बराबर 2 पाई आर। ठीक है, इसका यूज करना है आपको। तो आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या है? एक वृत्त है, उसकी परिधि कितनी है? 88 मीटर। वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब समझ रहे हो सभी लोग। परिधि की मतलब है कि ये बाहर से एक रस्सी लेके घुमा के यहाँ तक जितनी रस्सी लगी, जो रस्सी की लंबाई होगी वही परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है? परिधि। और इसमें 88 मीटर टोटल है, तो हमको पूछा क्या गया है? आर। यानी इसका मान दिया है, तो जिसका मान दिया हो उसका सबसे पहले आपको लिखना है फार्मूला। क्या लिखना है? फार्मूला। परिधि पूछा वृत्त का, तो वृत्त की परिधि लिखो। वृत्त की परिधि कितनी होती है भाई? 2 पाई आर। 2 पाई आर, तो 2 पाई आर यानी वृत्त की 2 पाई आर का मान दिया है 88, तो पाई का मान रखें 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 88। आर बराबर यहां से काट दीजिए, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 7 दूना 14 सेंटीमीटर।
कितना 14 मीटर। कितना भाई? 14 मीटर। पूछा क्या गया है? वृत्त की उसकी त्रिज्या, तो 14 मीटर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। यानी वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। 2 पाई आर में यानी ये टोटल इसका जो डिस्टेंस है 88 मीटर है, तो 2 पाई आर बराबर 88 मीटर। तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर, आर का मान रखें 88 रखें तो आर बराबर 14 मीटर। करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या है? पहले चीज तो ध्यान दीजिए, त्रिभुज से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं। तो त्रिभुज इसमें कल के क्वेश्चन में, आज के क्वेश्चन में ये था कि 2 एंगल दिया था और तीसरा एंगल कोई पूछ रहा था। अरे भाई, अगर एक एंगल ये दिया है, एक एंगल ये दिया है और तीसरा पूछ रहा है, तो क्या करना है? इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटा दो, तीसरा निकल आएगा। यानी अगर हम कहें कि ये 30 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो बताओ इसका मान क्या होगा? तो 70 30 100, दोनों को जोड़ो, 30 + 70 जोड़ो, 70 30 100, और 180 में से जो तीसरा बच रहा है वो यही तो होगा, कितना? 80 डिग्री। तो इसका मान आ जाएगा 80 डिग्री। तो इस प्रकार के प्रश्न आए थे एग्जाम में। और पूछा जाए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिए त्रिभुज 3 प्रकार के हमेशा आंसर देना है। त्रिभुज 3 प्रकार के। हमारा यहाँ का सवाल है, एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? एक त्रिभुज बना लेना है। अब इसमें आधार कितना दिया है? 5, ऊंचाई कितना दिया है? 8। वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 गुणे आधार कितना है? 5, ऊंचाई कितनी है? 8। 2 से काट दे, 2 चौक 8, 5 चौक 20 मीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपका ऑप्शन डी जाता है, करेक्ट होता है। यानी बस इसमें क्या करना है कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए और आधार दिया हो और ऊंचाई दिया हो, तो आपको 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी दोनों का पहले क्या करें? आपस में गुणा कर लें। तो 5 8 40 और 2 से क्या करें? भाग दे दें, तो आ जाएगा कितना? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। यानी आपस में दोनों का क्या करना है? गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है और 2 से भाग दे देना है। लेकिन क्या होना चाहिए? आधार और ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 80 मीटर व 60 मीटर है तथा उसके अंदर किनारों से 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसमें देखिए कल के प्रश्न में केवल क्या दिया है? कल के प्रश्न में केवल एक आयताकार क्या है? एक आयताकार मैदान है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दिया था और पूछ दिया था क्षेत्रफल। भाई लंबाई अगर ये है, चौड़ाई ये है, क्षेत्रफल चाहिए। अरे सीधे सीधे आप लंबाई गुणे चौड़ाई कर दो, इसका गुणा इससे, तो लंबाई एरिया बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया है? 80 और चौड़ाई कितना दिया है? 60। तो आ जाता 8 छक 48, 8 छक 48 और 00 ये, तो वर्ग मीटर ये आंसर हो जाता है। लेकिन हमारा क्या प्रश्न? ये तो प्रश्न है ही नहीं, हमारा प्रश्न तो कुछ अलग है। इसने कहा कि 80 मीटर ये है और 60 मीटर ये है।
क्या है 60 मीटर। तो कह रहा है उसके अंदर किनारों से 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। यहाँ पे 3 मीटर क्या बनाना है, चौड़ा रास्ता बना देना है। और ये चौड़ा रास्ता बना देना है तो इस जो चौड़ा रास्ता बना है उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक डायरेक्ट आप कर सकते हैं काम कि रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2xl प्लस बी, लंबाई धन चौड़ाई, और जब अंदर होगा तो -2x, और जब बाहर बनाना होगा तो +2x। बस इतना अंतर है। यहाँ x क्या है, रास्ते की चौड़ाई, तो 2 गुणे रास्ता कितना चौड़ा बनाना है 3, लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई जोड़ोगे तो 80 + 60 और -2 गुणे 3, तो यहां से आपका 2 3 6 गुणे 80 और 60 140, और 2 3 6 तो 100 कितना 34, 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, 18 2 20, 6 का 6 2 8, 804 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो ये 804 वर्ग मीटर, यानी रास्ते का क्षेत्रफल के लिए 2x लंबाई धन चौड़ाई -2x लगा दें। अंदर के लिए है, ये क्या है अंदर के लिए, और अगर बाहर होगा तो प्लस कर देंगे। अगर रास्ता अंदर बनाना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको अंदर जब बनेगा, अंदर के लिए तो यहां पे रास्ते का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला 2x लंबाई धन चौड़ाई -2x, और अगर बाहर बनाया जाए तो बाहर के लिए 2x गुणे लंबाई धन चौड़ाई +2x, ये कर दीजिएगा, आ जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। जहां x क्या है, यहां x रास्ते की चौड़ाई है। ठीक है, धन्यवाद। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 13 मीटर 14 मीटर तथा 15 मीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस कंडीशन में देखो, अब ये है अलग अलग, इसकी लंबाई क्या है, अलग अलग है। ये है एक 13, एक है आपका 14 और एक है आपका 15। तो ये विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों कोण अलग अलग, तीनों भुजाएं भी अलग अलग होती हैं। इसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं, इसमें आपको हीरोन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा। हीरोन्स फार्मूला यानी पहले परिमाप निकालें। परिमाप के लिए a + b + c यानी 15 13 13 14 + 15 जोड़ेंगे तो 14 13 27 27 5 32 10 42, टोटल आया 42 42 मीटर। एक काम करना है, फिर यहां इसे अर्ध परिमाप यानी इसको आधा कर दीजिएगा। 42 का आधा करेंगे तो कितना 21 आ गया। ये जो यस आया ये अर्ध परिमाप होता है, यानी परिमाप का आधा। अब यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला है √s, s - a, s - b और ये s - c। यानी ये देखें, ये जो फार्मूला है ये हीरोन्स फार्मूला है और किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए सक्षम है। लेकिन सक्षम तब है जब भुजाओं का मान प्राप्त हो, उसे तब ज्ञात होना चाहिए। यहां पे देखें √s, s का मतलब 21, 21 में से एक बार 13 घटाइए तो आ जाएगा 8। उसके बाद 21 में से एक बार 14 घटाएं तो आपको मिलेगा 7। 21 में से 15 घटाएं तो मिलेगा 6। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे आप
तो 3 गुणे 7 और ये 2 गुणे 4 गुणे 7 गुणे 6, तो इसके कह सकते हैं 2 गुणे 3। तो आप जहां पेयरिंग बन रहा है, जैसे 2 2 का पेयर बना तो 1 2 बाहर, 3 3 का पेयर बन रहा है 1 3 बाहर, 4 4 का वर्गमूल 2 और 7 7 का पेयर बन रहा है तो 7 1 बाहर निकल जाएगा। तो यहां आ जाएगा 2 3 6 6 दूनी 12 12 सत्ते 84 वर्ग मीटर। ये आएगा 84 वर्ग मीटर, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। हेरोन्स फार्मूला लगाना है आपको, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ लो, आधा करो। अर्ध परिमाप आया, अर्ध परिमाप में जब आ जाएगा 21 21 लिखो, 21 गुणे 21 में से एक पहली भुजा घटाओ, 21 में से 13 घटा 8 आया, 21 में से 14 घटाओ 7 लिखो, 21 में से 15 लिखो 6 आया। सबका आपस में गुणा करें, उसका स्क्वायर रूट निकाल ले, वह आपका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके हैं। अगर त्रिभुज से प्रश्न बनता है तो आपका एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं जाना है। एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ाई जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। अब इस कंडीशन में देखें, बढ़ेगा कह रहा है, तो एक वर्ग है, एक लाइन का सवाल है, ये प्रतिशत से सवाल है कि एक वर्ग है, वर्ग में 10% बढ़ा दिया जाए भुजाओं को तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का वृद्धि होगा? तो देखो डायरेक्ट आप कह सकते हो कि 2x, एक आप फार्मूला पढ़े होगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100, ये सभी लोग जानते होंगे। तो इससे आप कर सकते हैं, इसको x x मतलब है कि 2x हो जाएगा, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100, ये कर लीजिए। यानी 2 गुणे x का मान कितना रख दें? 10 प्लस 10 गुणे 10 भागे में 100, 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 10 दूना 20 1 21, 21% इसका रिजल्ट होगा। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इससे भी आसान है कि हम बिना फार्मूले के भी यूज कर सकते हैं कि 10% बढ़ा ना तो 110 हो गया, फिर चौड़ाई में भी 10% बढ़ा तो वो भी 110 हो गया, तो बटे 100, 0 0 काट दें, 0 0 काट दें, 121 आ गया। कितना आ गया? 121। अरे 100 वाली जो चीज थी वह 121 हो गई, तो कितने परसेंट की वृद्धि? 21% की। आंसर आ जाएगा। ठीक है, 21%। जितने परसेंट की वृद्धि हो 100 में जोड़ दो, और अगर कमी हो तो 100 में घटा दो, तो आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर, संतरे, हाँ भाई संतरे ही हैं। कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपए में 6 की दर से बेचे जाते हैं, तो लाभ प्रतिशत कितना है? ये लाभ प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इसको मात्र लिखना है और 2 लाइन में सवाल सॉल्व करना है, यानी ये आपको केवल लिखने भर का जो टाइम लगे, इसके बाद आपका सोल्यूशन सामने है। इसमें क्या करना है? सबसे पहले 10 रुपए में 5 की दर से, यानी 10 रुपए में पहले आपको करना है, यहाँ पे पहले लिखना है रुपए और फिर लिखना है वस्तु। एक जगह लिखना है पहले रुपए फिर वस्तु, यानी पहले आप रुपए दो तब वस्तु मिलेगी, ये कंडीशन लगाइए। और पहले कोई चीज खरीदा जाता है फिर बेचा जाता है, फिर क्या किया जाता है? बेचा जाता है। तो खरीदा यानी 10 रुपए में कितना खरीदा? 5 वस्तु, और बेचा का कितने में? 15 रुपए में, 15 रुपए में 6 वस्तु, वस्तु की जगह वस्तु, रुपए की जगह रुपए, बेचा 15 रुपए में कितना? 6 लिख दिया। अब क्या करना है? केवल अभी लिखा, इसको याद रखिए, इसका गुणा करके आप तिरछा 10 छक 60 यहां रखेंगे और इसका गुणा करके आप यहां रखेंगे, 15 पचे 75। यानी अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि 60 वाली वस्तु कितने में बेची जा रही है?
75 रुपए में। तो लाभ है कि हानि? लाभ है, सीधे दिख रहा है। 60 रुपए वाली वस्तु 75 में, तो कितने का लाभ? 60 वाली वस्तु 75 में, तो 15 का लाभ बटे, हमेशा लाभ और हानि क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, तो यानी बटे में 60। तो ये लाभ प्रतिशत आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। 15 51 15, 15 चौका 60, ये काट देंगे तो आ जाएगा 25। तो ये कितने परसेंट का लाभ हो गया? प्रॉफिट हुआ 25% का। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, यानी आंसर डी की तरफ जाता है। तो 25% ये इसका फाइनल रिजल्ट है। करना क्या है? पहले रुपए दो, फिर वस्तु लो। खरीदा पहले, फिर बाद में बेचा। वैल्यू पुट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ। 60 में खरीदा, 75 में बेचा, कितने का लाभ? 15 का। 15 का लाभ कितने में? 60 में। 15 बटे 60 गुणे 100, तो ये आपका 25% लाभ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यदि 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत धांसू प्रश्न है। 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 7 वस्तु जितने में खरीदी गई, 3 वस्तु बेचते ही उसके बराबर पैसा उसे मिल जाता है। तो सीधे से कॉन्सेप्ट है कि लाभ होगा कि हानि होगा, ये आपको 7 वस्तु यानी 7 गुणे CP लिख लो, ये बराबर है 3 वस्तु के SP के। ये कर लीजिए, तो CP बटे SP बराबर 3/7। तो यहां अब ये समझिए कि 3 वाली कोई वस्तु कितने में बेची जा रही? 7 में। तो लाभ है कि हानि? तो आप कहेंगे लाभ है। कितने का लाभ है? 4 का लाभ है। बटे कितने में? 3 में, गुणे 100। तो इसे काट देंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। CP/SP, ठीक है, 3/7 सही है। 4 का लाभ 3 में गुणे 100। अब यहां से क्या करना है कि आप 400 में 3 से भाग करेंगे तो 3 51 में 3, 3 त्रिका 9, 133 सही। 3 51 में 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, हाँ 133 सही। 1/3% का प्रॉफिट होगा। कितने का? 133 सही, 1/3% का प्रॉफिट होगा। तो इस कंडीशन में ये ऑप्शन में कोई नहीं है, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। इसको एक तो तरीका था ये कि इसका आप इस तरीके से करें, CP/SP लिख लें और 3 बटे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ। तो आप यहाँ देखें, CP का मतलब है 3 रुपए में खरीदा और कितने में बेचा? 7 में। तो 3 में खरीदा, 7 में बेचा। तो इस तरीके से आपको प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इससे भी आसान तरीका है, क्या करें आप? बस लिखें CP और लिखें SP। CP/SP जिसके साथ क्रय वाला जो है, क्रय मूल्य के साथ जो पहले आया है वो क्रय वाला नहीं है, वह विक्रय वाला है। तो यानी इसका जो क्रय वाले के साथ हो वो विक्रय के नीचे रख दीजिए, और जो विक्रय के साथ हो वह क्रय के साथ रख दीजिए। यानी 3 का कोई सामान खरीद कर कितने में बेचा जा रहा है? 7 में। तो लाभ कितने का? 4 का, बटे 3 में, गुणा 100। तो ये आ जाएगा 400 बटे 3, तो आपका 133 सही, 1/3% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये सवाल हमारा है सेब के मूल्य में। बहुत बेहतरीन सवाल ये भी है। सेब के मूल्य में 15% की कमी होने से एक खरीदार 240 रुपए में 2 किलो सेब अधिक खरीद सकता है। तो सेब का नया मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? सेब के मूल्य में 15% की क्या हो रही? कमी हो रही है। तो एक खरीदार 240 रुपए में 2 किलोग्राम सेब अधिक प्राप्त करता है। तो पूछ रहा है कि सेब का नया मूल्य, यानी जब 15% कम हो रहा है तो उसके बाद उसका मूल्य क्या है?
तो इस कंडीशन में देखो ये सिंपल सा है कि 240 रुपए में कितना पा रहा है, 240 रुपए में 2 किलो ज्यादा पा रहा है। तो पहले जितने रुपए में जितना कम या ज्यादा पाए पहले भाग दे दो। क्या कर दो, जितने रुपए में जितना कम या ज्यादा मिले उससे भाग देना है, रुपए में किलोग्राम से भाग देना है। तो 240 में 2 किलो अधिक पा रहा है तो 240 में 2 से भाग करेंगे, आया कितना 120, आया 120। जितना परसेंट कम या ज्यादा हो उसका डायरेक्ट परसेंट निकाल लो। तो 120 का 15%, ये कट गया, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 2 छक्का 12, 6 त्रिक 18, ये 18 रुपए पर केजी सेव हो गया। यानी घटने के बाद जब 15% की कमी हुई तो उसका मूल्य अब कितना है, 18 रुपए पर केजी। यानी ये आंसर भी सही होता आपका। इसी के साथ आज इतना ही प्रश्न सॉल्व करते हैं और आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम और भी प्रश्न कराएंगे आगे। और ये जो कि आज जो हमने प्रश्न कराए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे और इसको ध्यान में रख के जाइए, आगे हो सकता है कि एग्जामों में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।